Hello viewers, at today's lecture we are going to discuss on an important and specific topic and relevant topic for civil services or NET or ancient Indian history students, that is called Indus Valley Civilization. And most of the students are facing many problems with this particular topics. Earlier we have discussed on the topics that prehistoric age, historic age, Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. Now, in last lecture, we have also discussed on Chalcolithic age. Today we are going to discuss on a topic that is related to the Chalcolithic age and just parallel with that particular subject or topic, and it is very relevant for the students. Now we start with this particular topic. So, Indus Valley Civilization. What is Indus Valley Civilization? सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? Most of the times students realize that how these civilizations suddenly arise and they disappeared from our society and this particular history segment. और यहाँ पर हम ये बात पर विचार करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो अकस्मात ही हमारे इतिहास के पटल पर आती है और गायब हो जाती है। आखिर ये सभ्यता क्या है? इस सभ्यता के बारे में हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर all these elements and the significance of this particular civilization. और इसके लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिविलाइजेशन के साथ कि आखिर ये हड़प्पा सभ्यता या सिविलाइजेशन क्या है। सबसे पहली बात जो आती है कि जब हमारे यहाँ कॉलोनियल डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिशर्स के समय में, उस समय तक जो इतिहास की बात हमारे सामने थी तो ये समझा जाता था कि हमारा इतिहास वैदिक सभ्यता से शुरू हुआ और हमारी सबसे प्राचीन एंशिएंट सिविलाइजेशन वो है वैदिक सिविलाइजेशन। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारी सिविलाइजेशन और भी पुरानी हो सकती है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें लगातार एक्सपीडिशन होते रहते हैं और इन एग्जीबिशंस के कारण बहुत से नए नए संस्कृतियाँ, सिविलाइजेशंस हमारे सामने आते हैं, नए नए आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं। उनकी काबा डेटिंग के बाद हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आखिर ये जो सिविलाइजेशन है ये पुरानी है या नई है या इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में हमें ये पता था कि हमारी जो सिविलाइजेशन है सबसे पुरानी वो है वैदिक सिविलाइजेशन। अब एक नाटकीय क्रम में ये चीज़ हमारे सामने आने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, एक प्रोसेस शुरू होता है। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा खाका दे देता हूँ कि जिस सभ्यता की हम बात करने वाले हैं वो सिविलाइजेशन सिंधु या इंडस वैली और उसकी जो सहायक नदियां हैं, सपोर्टिंग रिवर्स हैं, उनके बीच के जो मैदान हैं जिन्हें वैली कहते हैं, घाटियां कहते हैं, उनके बीच में ये फली फूली। और ये एक अकेली सिविलाइजेशन नहीं है, इसके साथ बहुत छोटे छोटे जगहों में बहुत सारी बस्तियां हमें मिली हैं। इसकी एक और इम्पोर्टेंस है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये सिविलाइजेशन नगरीय सिविलाइजेशन है। नगरीय इन द सेंस कि ये अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी, और अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन का जो मतलब है वो मतलब आज के अर्बनाइजेशन की तरह तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जो आज का अर्बनाइजेशन है उसकी जो बेस है वो यहीं से हमें मिली। इसके साथ साथ इस सिविलाइजेशन में खेती और पशुचारण यानी कि पास्टोरल और एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन भी थी। इसलिए हम इस सिविलाइजेशन को
मिक्स्ड सिविलाइजेशन कहें तो ये ज़्यादा ठीक होगा, और यही सर्वमान्य भी है, ऑथेंटिक भी है, क्योंकि खेती भी थी। खेती से जो सरप्लस हमारे पास आता था, उस खेती पे बेस्ड, कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र पे बेस्ड जो इकोनॉमी थी और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसने ही इस सिविलाइजेशन को बढ़ाया। ट्रेड, कम्युनिकेशन बने, कॉमर्स बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में नई टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर कुछ बदलाव आए, और इस तरह से हमने सिविलाइजेशन को यहाँ पर एक नए रूप में देखा। अब बात आती है कि ये सिविलाइजेशन आखिर स्पेसिफिक कहाँ कहाँ है। तो मैं आपके सामने कुछ जो ज़रूरी जगह है उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हड़प्पा नाम की जो जगह है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो पंजाब के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है और अब ये पाकिस्तान में है। इसके साथ साथ दूसरा जो सिविलाइजेशन का जो इसी से मिलता जुलता इसका ट्विंस अर्बनाइजेशन की सिविलाइजेशन थी या नगर था, वो मोहनजोदड़ो में मिलता है, और जो सिंध प्रोविंस है उसके लरकाना डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलता है। और इन दोनों के बीच की जो बीच में दूरी अगर हम देखेंगे तो ये 640 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दो सिविलाइजेशंस को मोस्टली फोकस किया जाता है, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। आपने इसके बारे में सुन भी रखा होगा। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अब आगे बढ़ के कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई। तो इस हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या इस सिविलाइजेशन के बाद में हम बात करेंगे कौन कौन से और नाम हैं। इनकी शुरुआत की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में 1826 एडी में चार्ल्स मैसन ने अपने एक आर्टिकल में इसके बारे में लिखा। और चार्ल्स मैसन जो थे वो ब्रिटिश ट्रैवलर थे, और ब्रिटिश कॉलोनी के समय में 1826 की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उस समय वो आए यहाँ पर। उन्होंने वो क्योंकि हिस्ट्री में इंटरेस्टेड भी थे, तो उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में सुना, जाना, और उन्होंने उसके बारे में लिखा। तो पहली बार जो ये सभ्यता है इसके बारे में थोड़ी सी हमें एक जो ग्लिम्सेस हैं वो यहाँ पर हमें देखने को इनके लेख से मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में इसके बारे में सर्वे करना शुरू किया, और ये सर्वे 1873 तक जारी रहा। तो इस तरह से इन दो लोगों ने शुरुआत की, और इन्होंने कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ से ढूंढे और एविडेंसेस मिले, और इन एविडेंसेस के बेस पे फिर आगे इसके बारे में और भी चर्चा होने लगी, डिस्कशंस और वास्ट हो गए। फिर इसके एक्सपीडिशन में, एग्जीबिशन में जो नया जो एक फेज़ शुरू होता है वो शुरू होता है 1921 से। इस 1921 के पहले भी एक और हिस्टोरियन है, इन्होंने 1912 में एक आर्टिकल लिखा, और इनका नाम था जॉन फेथफुल फ्लीट। और यहाँ इन्होंने जो आर्टिकल लिखा वो आर्टिकल था जो यहाँ आर्टिफैक्ट्स इस सिविलाइजेशन से मिले उसके बारे में उन्होंने अपने विचार अपने आर्टिकल में लिखे। अब एक नया फेज़ जो इस सभ्यता से रिलेटेड शुरू होता है वो शुरू होता है जॉन मार्शल के समय में। सर जॉन मार्शल को 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया, और जब ये डायरेक्टर जनरल बने तब इनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में फिर एग्जीबिशन का काम शुरू किया गया। और ये एग्जीबिशन जो है वो शुरू हुआ 1923 से 1925 तक। इस फेज़ में यहाँ पर हड़प्पा में इन्होंने शुरुआती खुदाई चालू की, और ये उत्खनन या एग्जीबिशन जो शुरू हुआ ये राय बहादुर राखाल दास बैनर्जी के अंडर में इस काम को शुरू कर दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि
1927 या 1927 से 1937 तक माधव स्वरूप वत्स ने भी हड़प्पा की खुदाई को जारी रखा। इन्होंने भी यहाँ पर बहुत कुछ खोजा। तो ये दो नाम हमारे सामने जो स्टार्टिंग के मिलते हैं, जो डायरेक्टली एक्सहिबिशन में इन्वॉल्व थे, वो थे एक तो राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरे माधव स्वरूप वत्स। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 1946 एडी में सर मार्टिमर व्हीलर ने भी अपने निर्देशन में यहाँ पर एक्सहिबिशन का काम शुरू करवाया। तो अब हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो डायरेक्टली एक्सहिबिशन से जुड़े हैं, और सर जॉन मार्शल इस पूरे प्रोजेक्ट में जो शुरुआती फेज़ था उसके वो महानिदेशक थे और उनके निर्देशन में शुरू हो जाता है। पहला जो स्थल मैंने आपको बताया ये पंजाब के मोंटगोमरी में, और ये है हड़प्पा। इसके बाद जो दूसरा जो साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से जहाँ एक्सहिबिशन शुरू किया गया, वो साइट थी मोहनजोदाड़ो। और ये मोहनजोदाड़ो थी, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, कि ये सिंध प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, और इन दोनों के बीच की दूरी भी मैंने आपको अभी डिस्कशन किया था कि 640 किलोमीटर्स के अराउंड है। और इस पर्टिकुलर मोहनजोदाड़ो की खोज में स्टार्टिंग का जो फेज़ है वो 1922 में होता है। ये भी उसी समय की बात है। यहाँ पर जो खोज करने वाले हैं वहाँ दयाराम साहनी है, तो यहाँ पर है राखाल दास बैनर्जी जी। इन्होंने यहाँ पर खोज शुरू की और ये काम जॉन मार्शल जो महानिदेशक थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनके निर्देशन में ही हुआ और ये 1931 तक चलता रहा। अब मोहनजोदड़ो इसका नाम क्यों था? तो मोहनजोदड़ो का सिंधी लैंग्वेज में जो मतलब है वो है मृतकों का टीला, द माउंड ऑफ डेड्स। और इसके बाद 1931 के बाद जब जॉन मार्शल का काम टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एन.जी. मजूमदार जो हिस्टोरियन हैं, उन्होंने मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर इन 128 किलोमीटर्स साउथ वेस्ट रीजन में एक चन्हूदड़ो नाम की जगह पर भी एक्सपीडिशन शुरू किया। जो एग्जीबिशन हुआ उसमें उन्होंने नए आर्टिफैक्ट्स मिले, देखे। इसके अलावा कुछ और हिस्टोरियंस के नाम इन दोनों और इस पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो जुड़े हुए मिलते हैं एग्जीबिशन में, वो मिलते हैं अर्नेस्ट मैके, ऑर्ल स्टाइन, के.एन. दीक्षित, अमलानंद घोष, जगपति जोशी और एट्सेट्रा। इनके अलावा भी बहुत सारे इतिहासकार हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने इस दिशा में, इस फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी जो शुरुआती फेज़ है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। और अब जब ये फेज़ शुरू हो जाता है तो एग्जीबिशन का काम तेज़ी से बढ़ता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि एग्जीबिशन जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एग्जीबिशन में क्या होता है कि जब हम फर्स्ट लेयर को खोदते हैं तो हमें वो सबसे नई लेयर हमें मिलती है, और जब हम उस लेयर की और नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो उसका जो बीच का लेयर है या उसके पहले का लेयर हमें मिलता है। और फिर और उसको खोदने के बाद अगर हमें कुछ और लेयर में एक और उसी का पार्ट मिलता है तो वो इसका मतलब है कि उसके पहले, उससे भी पुरानी जो कल्चर या सिविलाइजेशन थी उसके बारे में हमें पता लगता है। तो हम इस तरह की वर्टिकल एग्जीबिशन से उसके जो टाइम पीरियड है उसमें पुरातन या प्राचीनतम की तरफ बढ़ते जाते हैं, एंशिएंट की तरफ बढ़ते जाते हैं। और जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करते हैं तो पर्टिकुलर एक सिविलाइजेशन को हम कितना एक्सपेंशन है उसका वो हम ढूंढ लेते हैं। तो उसका जितना भी एरिया कवर होता है वो कवर कर रहा है उसके बारे में हम यहाँ अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो अब शुरू होती है वो होती है कि ये जो भी जगह है या जो साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें मिली हैं वो कहाँ और कैसे हैं। तो अब तक जो एक्सहिबिशन हो चुके हैं उनसे ये अंदाज़ा लगा है, एक नंबर आया है कि लगभग 1400 के आसपास साइट्स हमें मिली हैं। यानी ये पूरी बस्तियों की जो एक्सपेंशन था
वो कहाँ कहाँ था। हम जिस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो हमारे भारत की आज़ादी के पहले के फेज़ की बात कर रहे हैं। जब हमारे देश को आज़ादी मिली उसके बाद हमारे देश को दो देशों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। तो इस वजह से जो प्राचीन स्थल इस सभ्यता से संबंधित थे, रिलेटेड थे, कुछ पाकिस्तान में रह गए, कुछ भारत में रह गए। तो लगभग 1400 के करीब जो नंबर था इन साइट्स का वो हमें मिला। उनमें से 925 के लगभग हमारे इंडिया में रह गए और 475 लगभग पाकिस्तान में छूट गए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी ये उस समय की बात तो नहीं थी, तो जो एक्सपेंशन था वो दूसरे तरीके का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके एक्सपेंशन की हम बात करते हैं। तो जो एक्सपेंशन था ये ईस्ट से वेस्ट तक 1600 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेट था और नॉर्थ टू साउथ ये 1400 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेट था। तो कुल जो इसका एरिया या क्षेत्रफल हम जिसे कहेंगे वो 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के अराउंड बैठता है। और इसका जो शेप एक्सपेडिशन के बाद, एक्सहिबिशन के बाद देखा गया, खोजा गया, तो ये ट्रायंगुलर शेप में है। यानी कि जो इसका ट्रायंगल का जो पॉइंट है वो पाकिस्तान की तरफ और भारत में आके ये इस तरह से थोड़ा चौड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ट्रायंगुलर इन शेप ये जो सिविलाइजेशन है ये मानी जाती है। अब दूसरी बात आती है कि हमने इसको ये तो देख लिया कि ये किस तरह से कहाँ तक एक्सपेंशन है इसका, लेकिन इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका जो ईस्टर्न पॉइंट है वो क्या है, इसका वेस्टर्न पॉइंट है वो क्या है। तो इस सभ्यता का सबसे ईस्टर्न पॉइंट उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। इसका जो वेस्टर्न पॉइंट है, एक जगह है सुतकांगेंडोर, वहाँ इसका वेस्टर्न एक्सट्रैक्शन पॉइंट हमें मिलता है। इसके अलावा नॉर्दर्न पॉइंट की बात करेंगे तो नॉर्दर्न पॉइंट जम्मू कश्मीर राज्य में मांडा जगह है वो अखनूर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, वहाँ तक ये एक्सपेंड है। और अगर साउथ एक्सपेंशन की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक दैमाबाद नाम की जगह है। दैमाबाद में आपसे पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ ताम्रपाषाण या कैलकुलिथिक कल्चर के अंदर। तो ये जगह है, यहाँ तक ये फैला हुआ था। तो ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन कैसा था, कौन कौन से इसके ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ, साउथ के जो पॉइंट हैं वहाँ तक था। तो क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इस तरह से 4, 6, 10 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कशन कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जो इसके बस्तियां हैं या इसके जो सिटीज़ हैं वो किस कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। तो हम इन्हें बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में छोटी बस्तियों को हम लेंगे जो गांव जैसे थे, जो कि जिनका एक्सपेंशन, तो ये जो छोटी बस्तियां हैं जिन्हें हम गांव कहेंगे वो 0 से 10 हेक्टेयर के बीच में हैं उनका एरिया। दूसरा जो मध्यम है वो 10 to 50 हेक्टेयर के बीच में है और जो बड़ी बस्तियां हैं वो 50 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं, मतलब मिनिमम 50 और उससे ज़्यादा। तो हमें यहाँ से जो 6 इम्पॉर्टेंट बड़ी बस्तियाँ या कॉलोनीज़ मिली हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है मोहनजोदड़ो का, जो +25 हेक्टेयर है, मतलब 250 हेक्टेयर है, 250 हेक्टेयर से ज़्यादा है। इसके बाद दूसरा है हड़प्पा जो 150 हेक्टेयर से ज़्यादा है। फिर गढ़वारी वाल नाम की एक जगह है, ये भी 80 हेक्टेयर से ज़्यादा मिली है। फिर राखी गढ़ी है, ये भी 80 हेक्टेयर से ज़्यादा है। और फिर है कालीबंगा
और इसके बाद है धौलावीरा। कालीबंगा और धौलावीरा दो ऐसी बस्तियां हैं जो कच्छ के रण में हमें मिली हैं। कच्छ का रण गुजरात के पास, जैसा कि आपको पता होगा, जो कैम्बे कहा जाता है वहाँ, उस एरिया की तरफ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका नामकरण। तो हम अगले लेक्चर में हम इसके नामकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता या सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन को देखा, और ये इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है और उसके बारे में हम डिस्कशन आगे जारी रखेंगे। तो अगले वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो नामकरण है या इसको जो नाम दिए गए हैं वो किस किस बेस पर और क्या क्या दिए गए हैं उन पे हम डिस्कशन जारी रखेंगे। तो आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन्हें ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो नीचे सब्सक्रिप्शन का जो रेड कलर का जो आइकॉन दिखता है उस पर आप टैप करके ऑल नोटिफिकेशंस को आप जब टैप कर देंगे तो हमारे सारे वीडियोस को नोटिफिकेशन अपने आप तक पहुंच जाएंगे। तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें और हमें अपने विचार या अपने कमेंट्स लिख के भेजें ताकि हम अपने वीडियोस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें और ज़्यादा उसमें सुधार कर सकें। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दूसरे वीडियो में हम आपसे हड़प्पा सभ्यता के जो टाइटल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू।